हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम एचपी जीके की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फ्रीडम स्ट्रगल है या प्रिंसली स्टेट्स में जो रिवॉल्ट है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम जो 1966 तक हमने देखा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल रोल प्ले करा हमारी आपकी स्टेट की फॉर्मेशन में या हिमाचल की फॉर्मेशन में। तो उसके बाद 1966 के बाद हमारा कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उभर के आती हैं वो हम देखेंगे जिनका की रोल अभी तक मौजूद है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस वीडियो में हम उनको रिवाइज करेंगे इनिशियली, और बाद में हम आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा सोशल कस्टम्स। सोशल कस्टम क्या हमारी हिमाचल में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ क्या क्या सोशल कस्टम्स हैं, किस तरह के मैरिज टाइप्स हैं, किस तरह से डाइवोर्स सिस्टम है, और वो डिस्टिंग्विश किन पैमाने पे होता है हमारे प्लेन से, या क्या यूनिकनेस है हमारे कल्चर की। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बनता है एज ए चीफ प्रोविंस। चीफ प्रोविंस 26 प्रिंसली स्टेट्स प्लस शिमला हिल स्टेट्स प्लस 4 जो हमारी पंजाब हिल स्टेट है, छोटी छोटी जो रियासतें हैं उनको मिला के 30 रियासतों को मिला के एक चीफ प्रोविंसेस के रूप में उभर के सामने आता है। चीफ प्रोविंस में जब बनते हैं तो पहले चीफ कमिश्नर जो एस्टेब्लिश होते हैं वो है एनसी मेहता। हमने देखा एनसी मेहता। जब 1948 में बना तो एमएमएससी हमने ट्रिक देखी मंडी, महासू, सिरमौर, चंबा। एनसी मेहता पहले हैं और ये डिस्ट्रिक्ट का एरिया इन 30 प्रोविंसेस में इकट्ठा करके एक चीफ प्रोविंस एस्टेब्लिश हुई। एनसी मेहता सेकंड ईपी मून और डेप्यूटी भी ईपी मून रहते हैं। फिर हमने देखा कि भगवान सहाय। उसके बाद हमने देखा कि 1954 में बिलासपुर मर्ज किया जाता है। फिर 1960 में जो किन्नौर की फॉर्मेशन होती है चीनी तहसील से, और रामपुर के कुछ जो विलेजेस हैं वो भी इसमें ऐड ऑन किए जाते हैं। फिर कुछ कमेटी देखिए हमने, अगर कमेटी का नाम आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है तो कमेटी है आपकी सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, फैजल अली। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है 1953 में, और उसके बाद 1955 में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। इसमें 3 मेंबर रहते हैं फैजल अली कमीशन में। फैजल अली एक सेपरेट हिल स्टेट की डिमांड करते हैं, या वो मानते हैं कि एक सेपरेट हिल स्टेट बननी चाहिए जो हमारी चीफ प्रोविंसेस को मिला के बनी थी। और इसके जो 2 मेंबर हैं वो अपोज करते हैं कि जो हिल स्टेट का एरिया है उसको पंजाब में मर्ज किया जाए, लेकिन विटो पावर का इस्तेमाल करके फैजल अली अपनी बात को आगे रखते हैं। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट कमीशन हमने देखा वो है आपका हुकुम सिंह कमेटी। हुकुम सिंह कमेटी, हुकुम सिंह कमेटी हम देखते हैं 1965 में फॉर्म होती है। अब ये क्या रिकमेंड करते हैं, हुकुम सिंह कमेटी 1965, ईयर याद रखिएगा 1965। अब ये रिकमेंड करते हैं कि हरियाणा की फॉर्मेशन हो, और जो आपका पंजाब हिल स्टेट्स है, जो एरिया पंजाब के बॉर्डर से लगता है और वो हिली एरिया है, उसको मर्ज किया जाए हिमाचल में। उसको मर्ज किया जाए हिमाचल में। अब हुकुम सिंह कमेटी की बात मानते हुए 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हिमाचल के हिस्से आता है किन्नौर,
सॉरी कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, ये जो रीजन है ये हिमाचल में मर्ज किया जाता है। एंड शिमला, शिमला कुछ पार्ट्स शिमला की, ये अब तक देखा हमने। फिर इसी के साथ ये जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहता है और फुल फ्लैज स्टेट के रूप में उभरता है हिमाचल 25 जनवरी 1971 को। ओके, अब 18th स्टेट ये एज ए 18th स्टेट ये फॉर्म होता है। इसके बाद हमने देखा था कि जो फर्स्ट इन हिमाचल है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले जो गवर्नर है उनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो एस चक्रवर्ती हमारे पहले गवर्नर बनते हैं 25 जनवरी 1971 को। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस HPPSC जिसकी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी फॉर्मेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो 25 ही आपने याद रखना, 25, लेकिन जैन नहीं है, अप्रैल। 25 अप्रैल को HPPSC फॉर्म्ड होता है। ईयर है, सेम ईयर है 1971। जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम रहेंगे या जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रहेंगे पोस्ट ए या पोस्ट आप कह सकते हैं ग्रेड ए या ग्रेड बी के लिए, वो HPPSC कंडक्ट करेगा। और डेट आपकी याद रखनी है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है, डेट बार बार पूछी जाती है। हाँ, कुछ जो पैटर्न चेंज है, तो पैटर्न चेंज में बस यही है, पहले आपका 1 या 2 लाइनर क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन वही रहेगी, डेट्स पे वही फोकस किया जाएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो 3 या 4 स्टेटमेंट रहती है, ताकि जो पहले एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी और 4 क्वेश्चन में HPPSC आपको क्वेश्चन बना के क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि जो HS का पैटर्न है या NT का पैटर्न है या अलाइड का पैटर्न है वो UPSC बेस्ड है। UPSC को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। UPSC अगर आप एग्ज़ाम की एनालिसिस करोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि वो कॉन्सेप्ट बेस है, वो जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। लेकिन HS और NT के जो अगर इस तरह के एग्ज़ाम रहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी के नोट से या बुक से ज़रूर मिलेगी, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने वाइडली कर दिया है। 4 स्टेटमेंट देके उन्होंने वाइड कर दिया है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछी है, बस फैक्ट्स ही पूछे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस है। तो हमारी जो प्रेपरेशन है, अगर हम HS की तरफ सिर्फ और सिर्फ HS पे फोकस कर रहे हैं तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहती है, तभी ये चीज़ें आपको याद करनी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एस चक्रवर्ती आपके फर्स्ट गवर्नर हैं। 25 जैन 1971 को हमारा आप जानते हैं कि फुल फ्लैश स्टेट के रूप में उभरा हमारा हिमाचल, और HPPSC आपका 25 अप्रैल 1971 को बना। इसके पहले चेयरमैन जो बने KS कटोच। KS कटोच, ओके। अब इसकी बात करते हैं, दूसरी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपके HIPAA। HIPAA की फुल फॉर्म क्या है? HP इंस्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। HP इंस्टीट्यूट्स ऑफ और इसकी फॉर्मेशन भी आपने याद रखनी है 1 जैन 1974। और इसका अगर दूसरा नाम है फेयर लॉन्स। HIPAA आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग के लिए HS बन के आप जहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे आप सब जानते होंगे। तो HIPAA की फॉर्मेशन कब हुई? आपकी 1 जैन 1974
और फेयर लॉन्स इसका दूसरा नाम है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें या आर्किटेक्ट की बात करें या किन की कंट्रीब्यूशन रही, तो M.R. डिक्सन, M.R. डिक्सन की कंट्रीब्यूशन रही इसके फॉर्मेशन में या इसके आर्किटेक्ट में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो भी आपने याद रखना है, वो है आपका मुजफ्फर अली। दो नाम आपने याद रखने जो फेयर लॉन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करी या जिन्होंने कंट्रीब्यूशन रहा, M.R. डिक्सन और मुजफ्फर अली, किसमें, फेयर लॉन्स में। और ईयर आपने याद रखनी है 1 जनवरी 1974। अब आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त 1972 को एक रीऑर्गेनाइजेशन 29 अगस्त 1972 को एक रीऑर्गेनाइजेशन की जाती है। अब इस रीऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है कि और जो डिस्ट्रिक्ट है वो फॉर्म होती है महासू रीजन से और कांगड़ा रीजन से। कौन कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट हैं, हमीरपुर, उन्ना, और आपकी यहाँ पे सोलन। ओके, 29 अगस्त 1972 को फिर से रीऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कांगड़ा रीजन से हमीरपुर, उन्ना निकल के आता है और महासू से आपका सोलन। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब एक एक्ट की बात करते हैं, लोकायुक्त, HP लोकायुक्ता। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता की बात करते हैं। अब लोकायुक्ता की सबसे पहले बात किसने करी, या हमने देखा होगा कि अन्ना हजारे का आंदोलन भी रहा है इसमें कि लोकायुक्ता या लोकपाल एस्टेब्लिश किया जाए सेंटर में करप्शन से डील करने के लिए। तो अगर सबसे पहली बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, स्वीडन से। स्वीडन से लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट लिया गया, किसके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, अगेंस्ट करप्शन। कि जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या इंडिपेंडेंट ऑफिसर करे। ये काम क्या करेंगे, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, CM है, या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ अगर करप्शन के चार्जेस होंगे तो उनको कौन हैंडल करे, और हैंडल इस तरह से करे कि उसमें इंडिपेंडेंट आपकी इन्वेस्टिगेशन रहे, किसी का मसल या मनी का या मसल पावर या मनी पावर का इस्तेमाल करके उस जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको प्रभावित ना कर सके। अब इसके लिए एक इंडिपेंडेंट ऑफिस की ज़रूरत थी, और ये स्वीडन में सबसे पहले इसकी बात चली और स्वीडन में ये पहले लोकायुक्ता का कॉन्सेप्ट उभर के आया। फिर जब ये देखा कि जो हमारे हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं उन पे भी करप्शन के चार्जेस प्रूव हो रहे हैं, और वो एक तरह से सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट आप समझ सकते हैं कि टॉप पोस्ट पे बैठ के भी करप्शन कर रहे हैं। लेकिन लोकायुक्त के आने के बाद उन पे एक चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर बना, और एक हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की फर्दर शुरुआत हुई। तो स्वीडन में कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसकी बिगिनिंग हुई। अब अगर हम इंडिया में बात करें तो KM मुंशी, आपने नाम याद रखना है, जिन्होंने सबसे पहले पार्लियामेंट में ये बात रखी कि अगर हमारे देश में एक लोकायुक्त या लोकपाल होना चाहिए जो करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर सके, इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में इन्वेस्टिगेट कर सके। तो KM मुंशी ने पार्लियामेंट में बात करी 1960 में। ओके, अगर आप कोई HS में ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें भी आप बिगिनिंग, ये जो इंट्रोडक्शन है, ये
इसी की फॉर्म में दे सकते हैं। अगर ऐसे लिख रहे हैं या कोई आंसर लिख रहे हैं आपका GS3 में या GS2 में, गवर्नेंस पे ऐसे लिख सकते हैं, गवर्नेंस के क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट ये हो सकता है कि सबसे पहले इसका शुरुआत कहाँ हुई और इंडिया में किसने सबसे पहले बात करी। उसके बाद KM मुंशी के बाद 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी आती है, या कमीशन, सॉरी कमेटी नहीं, कमीशन, ARC। वो भी बात करते हैं आपकी कि सेंटर में करप्शन के खिलाफ एक लोकपाल होना चाहिए और स्टेट में एक लोकायुक्त होना चाहिए। अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए 1966 के बाद ओडिशा पहली स्टेट बनती है। उड़ीसा पहली स्टेट बनती है जो लोकायुक्त एक्ट पास करती है। लोकायुक्त एक्ट पास करने वाली पहली जो स्टेट है वो है आपकी ओडिशा। उसके बाद महाराष्ट्र पहला लोकायुक्त आयुक्त महाराष्ट्र पहली स्टेट बनती है जो अपॉइंट करती है पहला लोकायुक्त। ये उड़ीसा सिर्फ एक्ट पास करती है अपने जो स्टेट असेंबली है, लेकिन महाराष्ट्र ऐसी स्टेट पहली स्टेट ऐसी बनती है जो वहाँ पे लोकायुक्ता अपॉइंट करती है। अब हमारे हिमाचल की बात करते हैं तो 1983 HP लोकायुक्ता बनता है 1983 में HP लोकायुक्ता बनता है जो इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ काम करता है। ये थी हमारी लोकायुक्ता की जर्नी। अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं हमारे पास फैक्ट्स रहते हैं, वो है आपका HP जुडिशियल अकेडमी। इसकी ईयर हमने याद रखनी है 2005 ये बनी। और ये जो हाउस है वो कौन सा है, कर्जन हाउस में ये बनाई गई। बिल्डिंग का नाम क्या है, कर्जन हाउस, आपने याद रखना है 2005 ईयर। दो चीज़ें इसके बारे में हमने याद रखनी है। ओके, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और ये आपको रिटेन रखने पड़ेंगे। वो क्या सॉल्यूशन है इसको आप बार बार पढ़ें। अगर जब यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो आपको इसको नोटबुक पे आप नोट कर सकते हैं। बाद में इसको आप फिर से सुन सकते हैं। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली है तो उसमें आप 1.5 मोड करके या यूट्यूब पे फास्ट करके या 2.2 या 2 की स्पीड पे 2x की स्पीड पे आप इसको वीडियो को पूरी देख सकते हैं। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो में करा था हमने उसके बाद थोड़े से फैक्ट्स हमारे रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से रिलेटेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में हमने पहले देखा कि 15 अप्रैल 1948 को बना और किस तरह से पहले चीफ जो कमिश्नर थे वो NC मेहता रहते हैं। उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन है कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपकी HPPSC है वो 25 अप्रैल 1971 को बनती है। हिपा है जहां हम जो HS हैं वो ट्रेनिंग करने जाते हैं। तो हिपा का जो नाम है फेयर लॉन्स है। ईयर हमने थोड़ी सी याद रखनी है कि 1 जनवरी 1974। उसके बाद KS कटोच HPPSC के हमने देखा पहले जो चेयरमैन बने हैं। लोकायुक्ता की बात करी हमने। लोकायुक्ता की शुरुआत कहाँ पे हुई, स्वीडन में हुई। फिर KM मुंशी जो पहले आए हमारे पार्लियामेंट्री
पार्लियामेंट में पहले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने पार्लियामेंट के मेंबर थे जिन्होंने पार्लियामेंट में इसकी बात करी। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में भी देखा किस तरह से उन्होंने कहा कि सेंटर पे लोकपाल होना चाहिए और आपका जो स्टेट है उसमें लोकायुक्त करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर 1983 में हमने देखा कि एक्ट पास होता है हमारे हिमाचल में। उसके बाद जुडिशल एकेडमी के बारे में हमने देखा कि 2005 में एडमिनिस्ट्रेशन में जो जुडिशल एकेडमी है वो एस्टेब्लिश की जाती है और जो जहाँ की जाती है उसका नाम है कर्जन हाउस। फिर हम अब बात करेंगे सोशल कस्टम, क्या क्या हमारे सोसाइटी में कस्टम है और किस तरह से वो अलग है हमारे प्लेन्स के एरिया से। तो पहले अगर बात करें तो मैरिजेस की बात करेंगे। मैरिजेस की बात करेंगे कि क्या क्या रिचुअल्स हैं और किस किस टाइप की मैरिजेस हैं। तो सबसे पहले अगर एंगेजमेंट की बात करें, एंगेजमेंट जो होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम हमारे हिमाचल में रहता है, तो वो है आपका सगाई। आपने सुना होगा, लेकिन सोठा या सोथा। अब सोथा क्या है? वो एंगेजमेंट जो सेरेमनी है उसका एक नाम है। और इसके साथ टिक्का, आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि आपको नाम दिए जाएंगे जो अलग अलग नाम है, उसमें से आप बताएंगे कि ये क्या है, ये मैरिज से रिलेटेड है या हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड है या हमारे डेथ कस्टम से रिलेटेड है या आपके डाइवोर्स से रिलेटेड है। तो आपको बस नाम पे फोकस करना है। सोता क्या है? एक मैरिज से रिलेटेड रिचुअल है जो आपकी एंगेजमेंट है। अब इसमें क्या दिया जाता है? सोठा में क्या दिया जाता है कि गिफ्ट एक्सचेंज होती है, को ग्रूम्स की फैमिली की तरफ से उनके प्रिस्ट के साथ जाके कुछ गिफ्ट दी जाती है आपकी ब्राइड के फैमिली को या ब्राइड को। तो वो जो पूरा रिचुअल है वो है आपका सोता। और टिक्का भी आपका ये इसी का नाम है। दूसरा अगर आप याद रख सकते हैं, इसको चंबा में क्या कहते हैं? चंबा में कहते हैं बांधा देना और बरीना। थोड़े से नाम अलग अलग हैं, लेकिन इसी एंगेजमेंट सेरेमनी को बरीना कहते हैं। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट मंडी के कुछ रिमोट एरिया में, दूर दराज जो क्षेत्र हैं या कुछ अपर वैली में पाए जाते हैं, वो है आपके मंडी के एरिया में। वहाँ ये जो सेरेमनी है उसको कहते हैं बरीना। और बांधा देना भी एंगेजमेंट सेरेमनी का नाम है। कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सोथा, टिक्का, बरीना, बांधा देना, ये हमने देख लिया कि मैरिज से रिलेटेड है और एंगेजमेंट सेरेमनी से ये संबंध रखते हैं। और ये जो गिफ्ट है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन एक आपने याद रखना, चर्मी नाता। ज्वेलरी दी जाती है इसी में, चर्मी नाता। ओके, ये कहाँ पे दी जाएगी? तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, चर्मी नाता। ये आपने ये फिर से याद करा देता हूँ। सोथा, टीका, बरीना कहाँ है आपका? मंडी में। बांधा देना कहाँ है आपका? चंबा में। और जो चर्मी नाता है आपकी गिफ्ट जो एक्सचेंज की जाती है, ज्वेलरी की फॉर्म में दी जाती है, वो है आपका किन्नौर में। ओके, अब मैरिज की फॉर्म हम देखते हैं। मैरिज की फॉर्म अगर बेसिकली हम देखें, एंडोगैमी 2 टाइप्स में हमें मिलती है, एक्सोगैमी।
अब क्या है एंडोगैमी और एक्सोगैमी का कॉन्सेप्ट? एंडोगैमी है मैरी विदिन ओन सोशल ग्रुप, अपने सोशल ग्रुप में, अपने सोशल कास्ट में, अपनी सोशल कम्युनिटी में, अपने ही ट्राइबल एरिया में या अपनी ही ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसमें शादी करने को क्या कहेंगे? एंडोगैमी। एंडो मतलब अंदर, अपने विदिन ओन सोशल ग्रुप। ओके, अब एक्सोगैमी क्या है? एक्सोगैमी है इसमें रिस्ट्रिक्शन है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है एंडोगैमी में कि आप आउटसाइड शादी नहीं कर सकते। इसमें रिस्ट्रिक्शन है आप इनसाइड शादी नहीं कर सकते, इनसाइड रिस्ट्रिक्शन। अब इनसाइड रिस्ट्रिक्शन क्या है? जैसे गोत्रा एक्सोगैमी है। अब गोत्रा एक्सोगैमी क्या है? जिन स्पाउसेस का या जिन मैरिजेबल बॉयज़ एंड गर्ल्स का गोत्र सेम होगा वो आपस में शादी नहीं कर सकते, तो उनको अपने गोत्र के बाहर शादी करने के लिए, मान लीजिए किसी का गोत्र ए है, किसी का दूसरे का गोत्र ए है, बॉय का भी गोत्र ए है, गर्ल का भी गोत्र ए है, तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते, उनका गोत्र अलग होना पड़ेगा। ये है आपका रिचुअल में मैरिज एक्सोगैमी। एक गोत्रा एक्सोगैमी है, दूसरा विलेज एक्सोगैमी है। विलेज एक्सोगैमी भी आपके हरियाणा के क्षेत्र में या कुछ एरिया में फॉलो की जाती है कि विलेज के अंदर जो लड़के लड़की होंगे वो आपस में भाई बहन होंगे और उनकी जो शादी नहीं कराई जा सकती, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। तो विलेज एक्सोगैमी, गोत्रा एक्सोगैमी और भी है, लेकिन आपने मेनली ये रखना कि अपने सोशल ग्रुप या अपनी सोशल कास्ट या कास्ट एक्सोगैमी जो हम आजकल देखते हैं कि बहुत प्रोमिनेंट फॉर्म में है कि अपनी विदिन कास्ट एंडोगैमी है, अपनी ही सोशल कास्ट में शादी करना। जिस तरह से राजपूत के साथ शादी करेंगे, ब्राह्मण के साथ शादी करेंगे। ओके, तो ये आपकी कास्ट एंडोगैमी है। ओके, और जो एंडोगैमी है वो आपकी मेनली ट्राइबल कल्चर में भी आपकी फॉलो की जाती है। अब इसकी हम एक और फॉर्म में देखेंगे कि अलग अलग जो डिस्टिंग्विश फॉर्म है हिमाचल प्रदेश में, वो हम इसमें देखेंगे। मैरिजेज में अगर आगे बात करें तो पॉलीएंड्री, बहुत एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है, बहुत ही अलग तरह की एक तरह से शादी है जो हमारे हिमालयन रीजन में पाई जाती है। मेनली कहाँ पाई जाती है? आपकी किन्नौर में, लाहौल स्पीति में और आपकी चंबा रीजन में। पॉलीएंड्री चंबा में, किन्नौर में और इसमें क्या है कि अगर एल्डेस्ट ब्रदर शादी करता है किसी लड़की से, तो वो जितने भी उसके भाई हैं उन सभी की कॉमन वाइफ होगी। एक लड़की से बहुत सारे जो बॉयज़ हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, उनकी शादी करने की जो प्रथा है उसको कहते हैं हम पॉलीएंड्री। ठीक है, बहुत सारे हस्बैंड होंगे, एक सिंगल वाइफ होगी। अब पॉलीएंड्री है, अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों आया, इसके रीज़न क्या है, ये आपके मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अलाइड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, इसके जो मेन 2 या 3 रीज़न दिए जाते हैं। सबसे पहला रीज़न है किन्नौर में जो ये पॉलीएंड्री को फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि दे इनहेरिटेड देयर सिस्टम
दे इनहेरिटेड दिस सिस्टम फ्रॉम पांडवास। वो खुद को पांडवास के वंशज मानते हैं, पांडवा से उनका रिलेशन मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जो पॉलीएंड्री है पांडवों में भी फॉलो की जाती है। जिस तरह से हमने देखा कि आपकी जो द्रौपदी है वो सारे जितने भी भाई हैं या पांडव हैं उनकी वाइफ मानी जाती थी या मानी जाती है। तो वो जो सिस्टम है वो उन्होंने आगे फॉलो ऑन करा है। तो पहला जो रीज़न है वो मानते हैं कि हमने पांडवा के जो रिचुअल है उसको कंटिन्यू करा है। दूसरा इसका जो कॉज है वो है अवॉइड या नॉन फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। नॉन फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हम देखते हैं ये जो रीज़न है चंबा, किन्नौर या लाहौल स्पीति है, यहाँ पे जो कल्टीवेबल लैंड है या कृषि योग्य जो भूमि है वो बहुत ही सीमित है, ये बहुत ही आपकी कह सकते हैं कि कम है। तो उस छोटे से लैंड को फर्दर फ्रेगमेंटेशन होने से या छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने से बचाने के लिए वो कॉमन वाइफ का कॉन्सेप्ट है कि एक वाइफ होगी और एक ही परिवार में, ताकि परिवार भी मिलजुल के रहे, एक जॉइंट फैमिली की तरह रहे, एक ही वाइफ होगी और सारे जो भाई हैं एक ही घर में रहेंगे। इससे जो प्रॉपर्टी है या लैंड है वो फ्रेगमेंट नहीं होगा और जो फसल उगाने में या कोई खेती करने में आसानी होगी। तो इसमें दूसरा जो मेन रीज़न दिया जाता है नॉन फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हमारा दिया जाता है। और तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिंक होता है एंडोगैमी का। एंडोगैमी क्या है? एंडोगैमी से इस तरह से रिलेट होता है कि जो ट्राइबल कल्चर है उसको बचाने के लिए जो ट्राइबल वुमेन है अगर वो संख्या में कम है या सेक्स रेशियो उनकी कम है तो जो कॉमन वाइफ का कॉन्सेप्ट वहाँ से उभरता है, ताकि जो शादी हो वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल लोगों में हो, अपने लोगों में हो, ताकि उनका जो कल्चर है वो डिस्टिंक्ट रहे या वो बना रहे। ओके, तो 3 रीज़न है अपने कल्चर को बचाने के लिए, नॉन फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड को विभाजित होने से बचाने के लिए, और तीसरा है आपका इनहेरिटेड, जो पांडवा से उनको वो पूजनीय मानते हैं या उनको अपने वंशज मानते हैं, तो उन पांडवास के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो पॉलीएंड्री एक हमने देख लिया। इसके अपोजिट तो जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा पॉलीगैमी। अब पॉलीगैमी क्या है? सिंगल हस्बैंड होगा, मल्टीपल वाइफ्स होगी। ये जो आज की सोसाइटी में लगभग ख़त्म हो चुका है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने के बाद। हिंदू 1955 के बाद कि जो हिंदूज़ हैं या हिंदू कम्युनिटी से संबंध रखते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ लीगली एक मैरिज करने का हक है, और एक मैरिज में जब डाइवोर्स मिल जाएगा तभी वो दूसरी जो हम कह सकते हैं सिविल या सोशल या रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज का उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद ये जो पॉलीगैमी है वो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन पॉलीएंड्री आज भी कहीं ट्राइबल एरिया में फॉलो की जाती है। अब तीसरी टाइप की मैरिज हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रीत मैरिज। तीसरा जो टाइप है, अगर आपने पहले वाली वीडियो ढंग से देखी होगी तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से रीत मैरिज परफॉर्म की जाती है। अब रीत मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है? रीत मैरिज में अगर एक हस्बैंड किसी लड़की से शादी करता है तो उसको गिफ्ट के तौर पे या एक तो कह सकते हैं आपको एक रिटर्न के तौर पे कुछ मनी
लड़की के पिता को ऑफर करनी पड़ती है। जो मनी है उस मनी को क्या कहते हैं? रीत मनी। जिस शादी में जो ग्रूम है वो ब्राइड के फादर को गिफ्ट के तौर पे मनी ऑफर करता है, उस मैरिज को कहेंगे रीत मैरिज, और उस मनी को कहेंगे रीत मनी। अब ये जो मैरिज है अगर ये डिसॉल्व हो जाती है, अब डिसॉल्व या उनमें डाइवोर्स आप कह सकते हैं, तो वाइफ अगर फिर से रीमैरिज करती है तो जो सेकंड हस्बैंड है उसको उस लड़की से शादी करने के लिए जो रीत मनी है वो उसके पहले हस्बैंड को गिफ्ट करनी पड़ेगी। रीत मनी किसको देनी पड़ेगी? पहले हस्बैंड को। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह की शादी में पैसे ऑफर किए जाते हैं। इनिशियली अगर फर्स्ट मैरिज है तो फादर को पैसे ऑफर किए जाएंगे, अगर सेकंड मैरिज है तो पहले हस्बैंड को, दूसरे हस्बैंड के द्वारा पहले हस्बैंड को पैसे ऑफर किए जाएंगे। तो ये जब काफ़ी टाइम तक ये कॉन्सेप्ट चला, उसके बाद ये ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन या उसमें एक सोशल इविल बन के उभर आया, और हमने देखा किस तरह से जो सत्यानंद स्टोक्स हैं उन्होंने इसमें काम करा, या और भी हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं जैसे पंडित पद्म देव जी हैं, उन्होंने इनके खिलाफ इसके आवाज़ उठाई। ओके, तो रीत मैरिज हमारी तीसरी टाइप की मैरिज होगी। फिर हम फोर्थ टाइप की मैरिज देखेंगे, वो है झंझरारा। झंझरारा और इसके बाद है जिंद फूक। झंझरारा और गद्दर भी इसे कहते हैं। झंझरारा और गद्दर मैरिज क्या है? ये झंझरारा और गद्दर मैरिज वो है जिसमें देयर इज नो रिलीजियस सेरेमनी। मान लीजिए अगर एक लड़का और लड़की या जो आपके ब्राइड और ग्रूम है वो इस तरह से शादी करते हैं जिसमें प्रीस्ट का रोल नहीं रहता, लामास का रोल नहीं रहता, या कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करते जो रिलीजियस हमारी चीज़ों से जुड़े हैं या सेक्रेड चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो उस तरह की मैरिज को भी एक फॉर्म दी गई है। उस फॉर्म का नाम है आपका झंझरारा और गद्दर मैरिज। जब हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे या सेपरेट इसकी देखेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैरिजेस के टाइप्स पे फोकस कर रहे हैं। जब हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी ट्राइब्स में या स्पेसिफिक मैरिज है, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। अभी तक आपने इतना याद रखना कि जो विदाउट रिलीजियस सेरेमनी मैरिज है वो हमारी झंझरारा मैरिज है। अब जिंद फूक अगर मैरिज अगली मैरिज का टाइप है। जिंद फूक है आपकी, इसमें क्या किया जाता है? इसमें विदाउट द अप्रूवल ऑफ पेरेंट्स की अनुमति या नहीं ली जाती है। एक तरह से लव मैरिज आप कह सकते हैं कि इसमें भी आपकी रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म नहीं की जाती, लेकिन आप झंझरारा में क्या है कि अप्रूवल हो सकता है, लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि पैसे के अभाव में, अगर पैसे की कमी में प्रीस्ट ना किया जाए, लामास ना किया जाए और कोई रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म ना हो, उस टाइप की मैरिज झंझरारा होगी। लेकिन अगर भाग के शादी करना या विदाउट अप्रूवल ऑफ पेरेंट्स जो मैरिज होगी वो होगी जिंद फूक। अब जिंद फूक में क्या करेंगे? जो कपल है वो घर से निकल के कहीं भाग जाएंगे और एक तरह से थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी करके या झाड़ियाँ इकट्ठी करके उसको आग लगाएंगे। मतलब जिंद फूक से आपने इतना कि जो आप झाड़ियों को आग लगाएंगे और उसके आसपास फेरे लेके शादी कर लेंगे। जिस तरह से 7 फेरे कहते हैं, तो वो झाड़ियों को आग लगा के या लकड़ियों को आग लगा के उसके आसपास फेरे लेंगे और वो एक तरह से शादी मानी जाएगी हमारे ट्राइबल कल्चर में। तो उसका नाम है जिंद फूक।
जिनफूक हमने देख ली विदाउट अप्रूवल। अब है हमारा दूसरा जो है अगले टाइप है दारोश। दारोश और दबदब करने से पहले हम जो पहले वाली मैरिज है उनको एक बार देख लेते हैं। हमने मैरिज के टाइप करें, मैरिजेस की शुरुआत करी कि हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। सोठा एक तरह से एंगेजमेंट सेरेमनी है जिसमें गिफ्ट एक्सचेंज होती है ग्रूम फैमिली के साथ, प्रीस्ट के साथ। ओके, इसमें अगर ज्वेलरी दी जाएगी तो किन्नौर में एक स्पेसिफिक नेम है जिसमें नाम है चरमी नाता किन्नौर में है। टिक्का एंगेजमेंट सेरेमनी का जो नाम है वो भी है। बरीना एक स्पेसिफिक नाम है जो मंडी के कुछ हिस्सों में कहा जाता है। या बांधा देना भी आपका इससे जुड़ा है, चंबा के कुछ हिस्सों में बोला जाता है। अब एंडोगेमी और एक्सोगेमी की बात करेंगे। एंडोगेमी विद इन ओन सोशल ग्रुप, जिस तरह एग्जांपल हमने देखा कि अपने ही कास्ट में शादी करना एंडोगेमी कहलाता है। फिर एक्सोगेमी है, एक्सोगेमी में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है लेकिन इनसाइड अपने एक कम्युनिटी है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि यहाँ आप शादी नहीं कर सकते, ये एक तरह से भाई और बहन है। इसमें हम दो टाइप देखे, गोत्रा एक्सोगेमी है और विलेज एक्सोगेमी है। गोत्रा जो एक्सोगेमी है वो हमने देखा कि अपने ही गोत्र में शादी करना, उस पर बैन लगा हुआ है, मतलब अब किसी और गोत्र के साथ शादी होगी। विलेज एक्सोगेमी हमने देखा कि अपने विलेज में शादी नहीं कर सकते। और एक तरह से हम कह सकते हैं ये दो टाइप हमारे शादी में हमने देखे। फिर अगर स्पेसिफिक टाइप की बात करें तो पॉलीएंड्री में क्या देखा हमने कि एक कॉमन वाइफ होगी और उसी को ही एक कंसिडर किया जाएगा, सभी जितने भी भाई हैं उनकी वाइफ। फिर हमने देखा कि जो अगली फॉर्म है वो हमने पॉलीगैमी देखी। पॉलीगैमी में क्या होगा कि सिंगल हस्बैंड होगा, जिस तरह से पहले राजाओं के समय एक हस्बैंड होता था और एक राजा होता था, उसकी बहुत सारी रानियां होती थी। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आने के बाद ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी से धीरे धीरे एलिमिनेट हो गई। फिर हम देखते हैं रीत मैरिज में रीत मनी का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि किस तरह से बाद में उसमें एक फॉर्म ले ली जिसे हम कह सकते हैं कि ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन इंक्रीज हो गई। खासकर इसमें जो मेन रोल रहा वो ब्रिटिशर्स का था। उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल करके वहाँ की जो लोकल वीमेन है उनको ख़रीदना शुरू कर दिया और ख़रीद के जो और एरिया है जैसे मुंबई वगैरह में सेल करना शुरू कर दिया था। बाद में पंडित पद्म देव जी जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई और ये जो रीत मैरिज है उसको अबॉलिश किया गया। फिर हम देखते हैं कि झंझरारा क्या है, जिसमें कोई भी आपकी रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म नहीं की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जिंद फूक में अगर एक तरह से लव मैरिज है जिसमें पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं होने के बावजूद भी जो कपल है वो शादी करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट फॉर्म है वो देखेंगे दारुश और दबदब। अब दारुश और दबदब क्या है? दारुश और दबदब भी एक मैरिज की फॉर्म है जो हम कह सकते हैं कि फोर्स्ड मैरिज है। फोर्स्ड मैरिज है, इसमें क्या है कि अगर कोई लड़का मेले में कोई किसी लड़की को पसंद करता है तो उसको फोर्सफुली वहाँ से पकड़ के शादी कर सकता है। एक थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन पहले के समय में, आज के समय में ये बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी या बहुत ही कम एरिया में ये चीज़ें होगी। लेकिन ये एक मतलब सोशल रिचुअल है या कस्टम हम कह सकते हैं कि अगर किसी मेले में कोई लड़की किसी को पसंद आ जाती है तो उसको अपने दोस्तों के साथ मिलके भगा के शादी कर सकता है। उस मैरिज का फॉर्म है दारुश या दबदब। अब इसमें क्या है, इसमें शादी के बाद लड़की के घर वालों को मनाने के लिए कुछ चीज़ें की जाती है या कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज की जाती है या कुछ पैसे दिए जाते हैं जिसका नाम है इज्जत मनी। इज्जत मनी जो आप हमारा ट्राइबल रीजन है मेनली उसमें ये चीज़ें
मिलती हैं, इज्जत, मनी। ओके, और जिस तरह से हमने देखा कि गिफ्ट एक्सचेंज होती है, कुछ खाने की चीज़ें एक्सचेंज होती है, तो एक आपने शब्द याद रखना है जिसका नाम है रेउमलंग। ये दिया जाता है मदर इन लॉ को, जो जिस लड़के ने भगा के या फोर्सफुली लड़की से शादी करी है, रेउमलांग। अब रेउमलांग क्या है, अगर आपसे आ सकते हैं, तो एक तरह से फूड आइटम है या एक तरह से खाने की चीज़ है जिसे ऑफर किया जाता है मदर इन लॉ को, किसके द्वारा, लड़के के द्वारा। अब रेउमलांग में इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये चिलगोज़ा, ड्राइड एप्रीकोट, चिलगोज़ा, ड्राइड एप्रीकोट और चुल्ली, ये मेन चीज़ें ऑफ़र की जाती है लड़की की फैमिली को, उनसे जो बात शुरू करने के लिए या उनको मनाने के लिए। तो इज्जत, मनी और रेउमलांग जो शब्द हैं वो आपने याद रखने हैं। और कुछ कैश भी दिया जाता है, कुछ कैश या पैसे की, कैश भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। और इस पूरी जो गिफ्ट देने की या कैश देने की सेरेमनी है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्टैन रानिक। थोड़े से अजीब नाम हैं, या जिन्होंने इस तरह से नहीं जानते हैं वो बार बार इसको लिखें। तो इसमें ये रहेगा कि जब हम MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी होगी, अगर आपने बार बार अपने हाथ से चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपको वहाँ पे क्लिक कर जाएंगी और वहाँ पे आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। तो स्टैंड रिलाइंग ये पूरी तरह की सेरेमनी है जिसमें ये चीज़ होती है। और रेउमलांग, रेउमलांग एक तरह से गिफ्ट है जो चिलगोज़ा है, ड्राइड एप्रीकोट है, चूली की है, जो मदर इन लॉ को दी जाती है। और किस तरह की मैरिज में दी जाती है, तो हम ये याद रखेंगे इसको, जो हमारी दारूश और डबल मैरिजेस हैं। अब नेक्स्ट जो, अब हमने फोर्स्ड मैरिज की बात करी, पॉलीएंड्री, अब हमने फोर्स्ड मैरिज की बात कर ली, पॉलीएंड्री की बात कर ली, पॉलीगैमी की बात कर ली, हमारी विदाउट जो रिलीजियस सेरेमनी है उसकी बात कर ली, या हमने देख लिया कि किस तरह से एक लव मैरिज की जाती है, फोर्सफुल मैरिज की जाती है। अब हम देखेंगे कि लव मैरिज का क्या स्कोप है या लव मैरिज का क्या नाम है। तो दमचल शीश आपने नाम याद रखना है। एक तरह से इलोपमेंट मैरिज है, भाग कर शादी करने की फॉर्म है। इसमें क्या है कि जो लवर्स हैं वो अपनी मर्जी से भाग जाते हैं, शादी करते हैं, तो इस मैरिज को क्या कहेंगे, दमचल शीश मैरिज। इसमें भी एक बाद में सेटलमेंट के लिए मसूरे, सम फॉर्म ऑफ कैश दिया जाता है मदर इन लॉ को, जिससे कहते हैं कि दूध की कीमत वापिस करी, या मसूरे आपने शब्द याद रखना है कि मदर इन लॉ को दिया जाता है जब भाग के शादी करते हैं और बाद में सेटलमेंट के लिए। तो दमचल शीश हमने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैरिज है वो मैरिज का टाइप भी है और डाइवोर्स का टाइप भी है। हरी और हर पढ़ेंगे हम। अब हरी मैरिज का टाइप भी है, अब डाइवोर्स का टाइप भी है। अब क्या मतलब कि मैरिज का टाइप भी है और डाइवोर्स का भी है। हरी जब मैरिज होगी तो वो होगी एक तरह की दूसरे की पत्नी को भगा के शादी करना। ओके, इसमें क्या है, किडनैप किया जाता है लड़की को, या कई बार लड़के की मर्जी, खुद अपनी मर्जी से किडनैप होती है, या किडनैप किया जाता है अगेंस्ट हर विल, तो उसको उस तरह की मैरिज को हर या हर के ले जाना, भगा के ले जाना या किडनैप करके ले जाना। एक तरह से ये मैरिज की फॉर्म में हमने ट्राइबल कल्चर में देखने को मिलती है। दूसरा, इसमें ये मैरिज कब होती है, जब एक लड़की
जब एक लड़की या जब एक वाइफ अपने हस्बैंड से डिससेटिस्फाइड रहती है तो दूसरे लड़के के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ वो भाग के चली जाती है, और ये कहा जाता है कि उस लड़के ने उसको लड़की को किडनैप करा, लेकिन वहाँ पे उस लड़की की विल भी होती है, वो खुद डिससेटिस्फाइड होके पहले हस्बैंड से वहाँ से भाग के चली जाती है। तो इस मैरिज को हर मैरिज कहेंगे। लेकिन अब वो भाग के चली गई है, लेकिन जो पहले उनकी शादी थी उसमें तो डाइवोर्स की फॉर्म में आया है, तो ये साइमल्टेनियसली डाइवोर्स भी है और मैरिजेस भी है। जो पहला हस्बैंड था उससे डिससेटिस्फाइड होकर वो सेकंड हस्बैंड से शादी करती है, तो सेकंड हस्बैंड के साथ इसकी होगी मैरिज, लेकिन पहले हस्बैंड के साथ क्या हो गया, डाइवोर्स। तो हर ये डाइवोर्स की फॉर्म भी है और आपकी कह सकते हैं कि मैरिज की फॉर्म भी है। इसी के साथ फोर्सफुल मैरिज या जो हर मैरिज है या हरी मैरिज है, उसकी किन्नौर में एक अलग नाम है, तो वो नाम है आपका दबदब, क्योंकि किडनैप का कॉन्सेप्ट है या फोर्सफुल मैरिज का कॉन्सेप्ट है, तो दबदब आपने याद रखना। ये कहाँ पे कहा जाता है, आपके किन्नौर में। इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन भी आया था कि एक नाम दिया था कि दबदब मैरिज का एक नाम दिया था, वो पूछा था कौन सी स्टेट में है, शायद उसका आंसर सिक्किम था, जहाँ तक मेरे को याद है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट होके चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको मिनिमम इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपने वहाँ पे इनकलकेट करी हुई है। अब ये किस कम्युनिटीज़ में है, मेनली गद्दीज़ की कम्युनिटी में, गद्दीज़ की जो ट्राइबल पीपल हैं गद्दीज़, उनमें पाई जाती है। कौन सी, हर मैरिज या दबदब आपकी किन्नौर में मिलती है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे। चाइल्ड मैरिज या बचपन में ही जो मैरिज रिलेशन सेटल किए जाते हैं, उसका जो नाम है वो है आपका झूठ पाना। इसमें क्या है कि जो लड़की है 8 या 10 साल की, वो लड़की है, उसके मैरिज जो रिलेशन है वो पहले से सेटल डाउन किए जाएंगे कि हाँ बड़े होके इससे शादी कराई जाएगी इसकी, या उनके जो रिलेशन है वो पहले से फिक्स किए जाएंगे, तो उस मैरिज को कहेंगे झूठ पाना। ठीक है, एक तरह से चाइल्ड मैरिज भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो रियल सेरेमनी है वो बाद में जब वो बड़ी हो जाती है तब की जाती है, तो ये काइंड ऑफ चाइल्ड मैरिज भी आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो रियल कॉन्सेप्ट है वो है कि पहले मैरिज के रिलेशन है वो पहले ही डिसाइड किए जाते हैं जब लड़की 8 या 10 साल की होगी। ओके, अब चाइल्ड मैरिज की हमने बात कर ली, अलग अलग तरह की मैरिज की बात कर ली। अब विडो रीमैरिज की बात करते हैं। विडो रीमैरिज की बात करते हैं। अब हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ प्लेन एरिया में या नॉर्दर्न इंडिया के और हिस्सों में विडो रीमैरिज को एक स्टिग्मा माना जाता है, लेकिन हमारे हिमालयन कल्चर में या हिमाचल के कल्चर में इसको प्रमोट किया जाए। एक मैरिज की फॉर्म दी गई, अब मैरिज की फॉर्म दी गई तो सोशली एक्सेप्टेबल ये चीज़ होगी। अब सोशली एक्सेप्टेंस के लिए इसका एक नाम दिया गया, उसका नाम है करेवा। करेवा विडो रीमैरिज का टाइप है। अच्छा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो करेवा सॉइल भी आपको याद रहेगा, लेकिन करेवा एक मैरिज का टाइप है, वो डिस्टिंग्विश कल्चर है हमारा, डिस्टिंक्ट कल्चर है हमारा हिमाचल का। तो करेवा एक विडो रीमैरिज है, मेनली किस रीजन में, शिमला रीजन में ये जो विडो रीमैरिज का नाम दिया गया वो है हमारा करेवा। अब कांगड़ा और चंबा रीजन में भी इनको कुछ नाम दिया गया, तो वो आपने याद रखना है, झंझरारा। झंझरारा और गुदानी और चोली डोरी। देखो नाम बहुत से हैं, अब
आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर किस तरह से इन नाम को हम याद रखें या किस तरह से हम इनको याद रख सकें और ताकि हम एग्ज़ाम में रेप्लिकेट कर सकें। तो मेरा जो जितना भी एक्सपीरियंस रहा है या मैंने जितने प्रीलिम्स दिए हैं उसमें से एचपीजी के अगर क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो उनका मेन रीज़न यही है कि मैंने चीज़ों को पढ़ा, फिर बार बार लिखा। जितनी बार हम लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि एग्ज़ाम में वो चीज़ें हमें क्लिक ऑन कर जाएँ और हम वहाँ पे जो आंसर है उसको ठीक कर सकें। तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें बार बार रिविज़न करना पड़ेगा और यही एक रास्ता है सफलता की तरफ। तो करेवा के विडो रीमैरिज का नाम है शिमला में, कांगड़ा और चंबा में, झंझरारा, गुदानी और चोली डोरी इसका नाम है। अब मेज़ में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है? अच्छा, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ करेवा। जो करेवा मैरिज है उसकी सोसाइटी में क्या इम्प्लीकेशन है? अगर आपको प्री के पर्सपेक्टिव से अगर आपने करेवा पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एक तरह से विडो रीमैरिज है। अगर ये आप जानते हैं कि विडो रीमैरिज है, फिर आपको आसानी हो जाएगी विडो रीमैरिज की सोशल इम्प्लीकेशन लिखने में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सोशल इम्प्लीकेशन में पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएगा। अब पॉजिटिव में क्या है कि पॉजिटिव में हम देखते हैं रिहैबिलिटेशन, इकोनॉमिक, रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं कि जब एक विडो हो जाती है या किसी तरह से किसी वाइफ का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो इनकम की समस्या आती है। तो इनकम की समस्या हम जानते हैं कि हम कितनी भी फेमिनिज्म की बातें करें कि विमेन कहीं ना कहीं बहुत सारे फील्ड में आगे तो आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारा हमारा समाज का ऐसा हिस्सा है जिसमें अभी तक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वीमेन को प्रोवाइड नहीं करी गई है। तो विडो रीमैरिज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या इनकम प्रोवाइड करेगी, जो सेकंड हस्बैंड है उसकी इनकम, ठीक है। और दूसरा है शेल्टर, ठीक है, शेल्टर भी प्रोवाइड करेगी अगर विडो रीमैरिज होगा। तो आपकी इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन, ठीक है, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, ओके, कि विडो रीमैरिज से एक तरह से स्ट्रेंथ मिलेगी कि एक नया पार्टनर उनको मिलेगा, तो वो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो और मजबूत होगी, ताकि इमोशनल सपोर्ट के रूप में उनको साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन भी हम इसमें लिख सकते हैं। तीसरा अगर लिख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट, किस तरह से, अगर कोई ऐसी विडो हैं जिनके बच्चे भी हैं तो उनको मदर के साथ जब वो फिर से मैरिज करते हैं तो फादर की भी सपोर्ट मिलेगी उस बच्चे को। तो मदर फादर दोनों को प्यार से जो बच्चे की ग्रोथ होगी वो हेल्पफुल रहेगी। तो ये किसका फैक्टर है? आपकी विडो रीमैरिज का। अब इसमें कुछ नेगेटिव बातें हम दे सकते हैं कि नेगेटिव बातें यही है कि विमेन को रिस्ट्रिक्शन, जो करेवा मैरिज है जो करेवा मैरिज है उसमें विमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, या इसके जो रिलेशन है वो या जो दूसरी मैरिज है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली डिसाइड करती है। विमेन को चॉइस नहीं दी जाती कि आप किसके साथ शादी करना चाहें। तो वे जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी नेगेटिव पॉइंट है। या डोमिनेशन, इसमें आप लिख सकते हैं डोमिनेशन ऑफ पेरेंट्स, करेवा में डोमिनेशन ऑफ पेरेंट्स रहती है, ओके। दूसरा इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन है कि करेवा मैरिज की प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ उन्हें दी जाती है जो चाइल्डलेस वुमेन है, जो विडो है लेकिन चाइल्डलेस है।
इसलिए ये जो और विडोज़ हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है जो और प्रायोरिटी दी जाती है चाइल्डलेस वीमेन को। दूसरा है डोमिनेशन है पेरेंट्स की या रिलेटिव्स की, शादी के लिए फोर्स किया जाता है उनको। तीसरा अगर हम इसमें लिख सकते हैं, तीसरा अगर हम इसमें लिखना चाहेंगे तो एक तरह से सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा जो विडोज़ है जब वो नए घर में शादी करके दोबारा रीमैरिज करके जाएगी तभी भी उसको कुछ इस तरह से निगाहों से देखा जाता है हमारी सोसाइटी में कि एक अनफॉर्चुनेट वुमेन के तौर पे उसे कंसिडर किया जाता है। तो सोशल स्टिग्मा भी एक विडो रीमैरिज का हिस्सा है। उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है जितनी वो उसके काबिल है या जितनी जो पहली जो शादी में उसको मिलती है। तो ये हमारी मेंस में क्वेश्चन था। ये मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। कुछ अगर आपके पास और पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि विडो जो करेवा मैरिज है उसकी क्या सोशल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि ये एचएस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे मैरिज सिस्टम। हमने दमचल चीज़ से आगे करनी है। पहले हमने देख लिया कि दमचल चीज़ किस तरह से मैरिज है, वो एलोपमेंट मैरिज है। एलोपमेंट मतलब भाग के शादी किया गया, लवर्स साथ में भागते हैं। ओके, अब एलोपमेंट मैरिज है, इसमें एक बाद में मैरिज को सेटलमेंट करने के लिए गिफ्ट दी जाती है, मसोरे जिसे कहते हैं, मसोरे, ठीक है, प्राइज ऑफ हर मिल्क मदर इन लॉ को दी जाती है। प्राइस ऑफ हर मिल्क, नाम क्या है, मसोरे। अब अगली जो मैरिज हमने देखी वो हरी और हर मैरिज है। हर मैरिज में क्या है कि जो लड़की को किडनैप किया जाता है लेकिन उसकी विल होती है, उसमें वो खुद किडनैप होना चाहती है। मेनली ये जो मैरिज है वो मैरिड कपल करते हैं। मैरिड कपल अगर वाइफ डिससेटिस्फाइड है अपने हस्बैंड से तो वो भाग जाएगी दूसरे हस्बैंड के साथ, या वो कहेगी कि दूसरे हस्बैंड ने उसको किडनैप कर लिया। ये डाइवोर्स सिस्टम में भी आपका, क्योंकि डाइवोर्स आपके पहले जो हस्बैंड है उसके साथ डाइवोर्स होगा, दूसरे के साथ शादी होगी, तो डाइवोर्स में भी इसका रोल है। गद्दीज में मेनली ये कल्चर प्रिवलेंट है। फिर हमने देखा कि अगर मैरिज सेटलमेंट रिलेशन अर्ली एज में किए जाते हैं तो उसको जूठ पाना कहते हैं, जूठ पाने या जूठ पाना कहते हैं। फिर विडो रीमैरिज की बात करी हमने, करीबा की बात करी, सोशल इम्प्लीकेशन क्या है इसके। शिमला रीजन में मेनली की जाती है। अगर कांगड़ा और चंबा रीजन में इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है, जंजरारा, गुदानी और चोली डोरी। फिर हमने देखा इसकी पॉजिटिव और करेगा कि क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है और क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। इस तरह से हमने अभी तक जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो देखा, वो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, किस तरह से हमारी फॉर्मेशन हुई और किन किन जो हमारी कमेटीज़ हैं, कमीशन है, उन्होंने उसमें रोल प्ले करा। फिर हम अब सोशल कस्टम की तरफ आ रहे हैं। सोशल कस्टम में हमने देखा कि मैरिज के क्या क्या फॉर्म है। अगर और डीपली हम पढ़ेंगे उसको, जो ट्राइब्स हम देखेंगे तो ट्राइब्स कल्चर में हम देखेंगे कौन कौन सी ट्राइब्स में क्या क्या मैरिजेस हैं। तो आपने जो हमारी पूरी वीडियो है उसको अगर आपको स्लो लग रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं और साथ में नोट्स बनाते हुए चलें, लिख के चलें, क्योंकि बहुत सारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि HPG के एक ड्राई सब्जेक्ट है, इसको कोशिश करूँगा मैं कि आने वाले जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें कुछ आपको निमोनिक्स दूँ, या जब हम क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे तो उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिटेन किस तरह से किया जाए वो बताऊँ। लेकिन तब तक आप वीडियो देख लें और जो नोटबुक है उसमें बार बार जो फैक्ट्स हैं उनको लिखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।